नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आप सभी लोग जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे प्लेटफॉर्म का जो भी सेट बनेगा उसका एक अलग प्लेलिस्ट है और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे आरबीडी के सेट का, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए, तो हम करेंगे शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से और पूरे साथियों जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे उन सब तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले उन तमाम स्टूडेंट का, उन तमाम व्यूअर का जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि उन तमाम स्टूडेंट जो कि बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस चैनल से मदद मिल सके या इस चैनल के माध्यम से उन्हें लाभ हो सके। साथियों, आपको एक बार मैं फिर से अवगत कराना चाहूँगा, आप तो ऑलरेडी अवगत हैं। कहना यह है कि मैथ और रीजनिंग इस प्रश्न को साथियों बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि जिन भी लोगों का सिलेक्शन होगा वह मैथ और रीजनिंग के बेस पे ही होगा। क्योंकि इसके अलावा आप सभी लोग जीके और जीएस के प्रश्न को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग को ज़रा सा भी अवॉइड करेंगे तो आप सिलेक्शन से उतने ही दूर होंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्लास यहाँ पे किए गए हैं उन तमाम क्लास का वीडियो अपलोड किया गया है, ज़रूर उसे देखेंगे। किसी भी तरीके का अगर डाउट हो तो साथियों आप शेयर करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ, सेट नंबर के साथ। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सेट नंबर 8 का प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। दोस्तों, कई सारे की अगर बात करेंगे तो वैसे तो भारत के लिहाज से तो बहुत सारी करेंसी है जो भारत के लिहाज से महंगी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, तो यह हो जाएगी कुवैती दिनार। कुवैती दिनार की अगर बात करेंगे तो भारत के 1 रुपया के लिए हमें क्या करना होगा साथियों, अगर भारत का, अगर कुवैत का हम 1 उठाएंगे तो भारत का कितना करना पड़ेगा, 267 रुपया 36 पैसा। यानी कि कुवैत का 1 दिनार जो है वह इतने के बराबर हो जाएगा। 1 रुपया के बराबर नहीं है, 1 दिनार के बराबर यह 267.36 रुपया हमें मिलेंगे। यानी कि अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, वहाँ से 1 दिनार अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वह आपका 267.36 के बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा जा रहा है, उन स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर तक पहुंचना है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, दूसरा कथन कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। साथियों, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो यह आप याद है, आपको याद भी होगा 1951 से 56 तक चला था। और द्वितीय, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो यह साथियों 1956 से लेके 1961 तक चला था। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। और स्टेटमेंट में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 5 ईयर प्लान कहते हैं। कभी कभी हिंदी बोलने में परेशानी होती है, कभी इंग्लिश बेहतर लगता है। तो यह जो है 5 ईयर प्लान था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें भारी उद्योग पर, उसकी स्थापना पर क्या किया गया था, विशेष बल दिया गया था। यानी कि झुकाव था कि भाई हेवी इंडस्ट्री क्या किया जाए, उसको विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो ऑप्शन 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका सही है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो यहाँ से 1 और दोनों स्टेटमेंट साथियों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन आपका गलत कह रहा है। अब देखिए, पहला कथन है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। हालांकि आप जब पुरानी मूवी या सुनते होंगे बहुत सारी कथाएं,
उसमें भी क्या होता था, एक पंच होते थे, सरपंच होता था। तो यह पंचायती व्यवस्था एक तरीके से तो वो शुरू से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यह ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन में साथियों आपका कह रहा है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ आपका 1993 से तो प्रभावी हुआ ही था, लेकिन 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल से यह प्रभावित हुआ था, यानी कि प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके अलावा यह 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह आपका 1992 में हुआ था, 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा और वही गलत ऑप्शन जो है आंसर बनेगा। फिर भी जानकारी के लिए ऑप्शन सी को पढ़ लेते हैं। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, तो यह सही बात है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी है, उसके महत्व को बढ़ाता है। तो साथियों आपका बी नंबर एकमात्र ऑप्शन है जो कि क्या है, गलत है, और वही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें तिलहन के बारे में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत की अगर बात करें साथियों तो इसके अनुसार क्या कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, और साथ ही साथ चीन। यह सब जो है वह आपके क्या है, तिलहन के महत्वपूर्ण सबसे जो है सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादक इन्हीं देशों में हुआ करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सही बात है, खाद्य का यह पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, तेल का यूज होता है, और प्रसाधन में इसका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल। और उसके अलावा तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, यानी कि अलग अलग सीजन में उत्तर भारत में यह खरीफ फसल हो जाती है और दक्षिणी भारत में यह रबी फसल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सेल के नए अध्यक्ष के रूप में अमरिंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। साथियों सेल की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। ठीक है, अमरिंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें यहाँ पर सेल का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह कहाँ के रहने वाले हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, और मधुबनी आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्लेख भाग 3 में और आर्टिकल साथियों 12 के माध्यम से, ठीक है, 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक किया गया है। संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को, इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका, भारतीय नागरिकों के अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो यह झरने आपको देखने को मिलेंगे जोग में। ठीक है, जोग जलप्रपात जो है साथियों, वहाँ पे क्या किया जाएगा, राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। और अगर हम जोग प्रपात की बात करेंगे तो यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात साथियों गोवा में स्थित है। ठीक है, और जोग जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है, और यह
शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? शरावती नदी पर, इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो इस दौरान साथियों जो पहाड़ की कंदरा हुआ करती थी उसमें निवास करते थे, वहीं पे अपना एक निवास अस्थायी रूप से वहीं पे निवास करते थे। बाद बाकी वो अपने जीवन यापन के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। तो इसका आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। पूरा पाषाण काल की अगर बात करेंगे, उस दौरान भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 को हुई थी, जो किया गया था सर रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा। एग्जामिनेशन में प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। और पूरा पाषाण का जो अंतिम चरण था उसमें ही आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण के अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करें तो यह गंगा डेल्टा हो जाएगी, है ना। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा है वह गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। और आप जानते होंगे, भली भांति परिचित है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा से आप परिचित होंगे पश्चिम बंगाल में, जो कि कहा क्या उसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक वृक्ष है ना, सुंदरी नामक वृक्ष है, और उसी के कारण वहाँ उस डेल्टा का नाम इसी वृक्ष के नाम पर पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न संख्या 10, बैडमिंटन का जो नेट होता है वह ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो उसकी ऊंचाई, बैडमिंटन की जो नेट होती है साथियों, उसकी ऊंचाई ज़मीन से 1.55 मीटर ऊपर रहती है, ठीक है। 1.55 मीटर ऊपर इसकी ऊंचाई होती है ज़मीन से हट के। बैडमिंटन में रैकेट के अगर वजन की बात करेंगे, बैडमिंटन का रैकेट का वजन, तो रैकेट का वजन होता है साथियों 85 से 140 ग्राम के मध्य इसका वेट होता है। स्मैश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, ठीक है ना। उसके अलावा इसके कई सारे शब्दावली हैं, इसका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। आधुनिक गोल्फ की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो गोल्फ की शुरुआत हुई थी कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। फिलहाल इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेट होती है साथियों, यह नेट होता है, दो तरफ खिलाड़ी रहते हैं, और इसकी ज़मीन से जो है वह हाइट ऊंचाई होती है 1.55 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें से सही है? 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान जो है अध्यात्मात्मक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है वह अध्यात्मात्मक नहीं है, बल्कि क्या है? संसदात्मक है। भारत का एकमात्र नाम का राजतंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र है और साथियों राजतंत्र यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, कुलीन तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को अपने क्या होता है, किसी भी पद पर नियुक्त किया, जैसे प्रधानमंत्री हुए या कोई भी मिनिस्टर हुआ, तो यहाँ से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो भारत कुलीन तंत्र नहीं है, लोकतंत्रात्मक देश है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो सही बात है, यहाँ पे प्रजातंत्र है साथियों। प्रजा के द्वारा ही नेता को या कोई भी बड़े जो है उनको, बड़े उत्तराधिकारी को चुना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट में सबसे पहले क्या करते हैं? विधायक होते हैं, एमएलए, एमएलसी, उसका चुनाव किया जाता है। तो यह सरकार जो है वह लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा यानी कि प्रजा के द्वारा बनाया जाता है। तो यह लोकतंत्रात्मक देश है, ठीक है, और गणतंत्रात्मक यह राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। और इसकी जो भी प्रक्रिया होती है वह संसद के द्वारा संचालित की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 12, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। मर्रे डार्लिंग नदी जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, और दक्षिण महासागर में यह क्या करता है? नदी गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा जो है वह साथियों आर्टिकल 350 ए के माध्यम से
प्रावधान किया गया है कि जो भी प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए वह आपको मातृभाषा में देना है, ऐसा आर्टिकल 350A प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? किस राजा के द्वारा सर्वप्रथम विधि संहिता बनाया गया था? तो यह था हम्मुराबी। ठीक है, हम्मुराबी जो है वह बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था, यानी कि आप जिस तरीके का जुर्म करेंगे साथियों सज़ा भी यानी कि पनिशमेंट भी उसी के हिसाब से दिया जाता था। यह मेरे हिसाब से तो बेहतर था। ठीक है, यह उस समय की बात है। और हम्मुराबी के बारे में अगर बात करें, हम्मुराबी वह बेबीलोन का शासक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे, यानी कि कंटिन्यूअस 2 कार्यकाल तक? तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो लगातार कंटिन्यूटी 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट बनाया था। ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उसके अलावा भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस, इन्हीं के जन्म पर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर इन्हें सम्मान के लिए, इनको सम्मान प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ तमाम शिक्षकों को सम्मान देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई में सामंतवाद को धराशायी कर दिया गया था। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, यह 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया था। और साथियों रक्तहीन क्रांति की बात करेंगे तो रक्तहीन क्रांति के द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि अरुंधति राय साथियों वह जो महिला थी जिन्हें, ठीक है, वह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें बुकर सम्मान से नवाजा गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था और यह बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली जब समझौता हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह हुआ था साथियों 5 मार्च 1931 को। दिल्ली समझौता की अगर बात करेंगे तो यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ही हुआ था। इसे ये लॉर्ड इरविन यानी कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। इस दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और आप जानते हैं 30, 31 और 32 यह हुआ था 3 गोल मेज सम्मेलन। और साथियों यही 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथियों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें जिसे राउंड टेबल कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग कहते हैं उसे, तो इसमें भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसमें सम्मिलित हुए थे। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जा चुका है। बहरहाल अभी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका बनेगा 20 नंबर प्रश्न में साथियों बढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 20, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? रूस का
मैनचेस्टर की बात करेंगे तो यह ही इवानोवो को कहा गया है। ठीक है, इवानोवो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर की अगर बात करेंगे तो मैनचेस्टर ब्रिटेन में है। ठीक है, और यह जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। मैनचेस्टर कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। और यह साथियों फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सूती वस्त्र अधिक पैमाने पर बनाए जाते हैं, यानी कि एक हब है वहाँ पे। जापान के मैनचेस्टर की अगर बात करेंगे तो जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका पड़ेगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। साथियों कावासाजी, ठीक है, कावासाजी टावर का नाम आप सुने होंगे क्योंकि आपने स्टडी कर रखा है। उस दौरान कावासाजी टावर जो है वह जो है सूती वस्त्र का वहाँ पे मुंबई में क्या किए थे? स्थापना करवाए थे। उसको डेवलप करने में, उनको काफ़ी आगे तक ले जाने में इन्हीं का योगदान रहा था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में जो नीला रंग दिखाया जाता है वह किसके लिए साथियों? तो यह नदी के लिए होता है। ठीक है, नदी को दिखाने के लिए जो नीला कलर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, इसमें जहाँ जहाँ नीला कलर दिया गया है तो वह नदी को इंडिकेट करने के लिए यह जो है नीले रंग का प्रयोग मानचित्र में किया जाता है। और इस नीले रंग के माध्यम से साथियों जल को दिखाया जाता है। ठीक है, किसको दिखाया जाता है? जल को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? यहाँ पे कई सारे अभिलेख दिए गए हैं, पूछा गया है किसमें कालिदास का जिक्र है? तो साथियों एहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एहोल अभिलेख जो है उसमें भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख वातापी यानी कि वादामी में अवस्थित है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसको लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में वन लाइनर में डायरेक्टली यह प्रश्न पूछता है। रवि कीर्ति के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? वॉकर कप का संबंध है गोल्फ से। ठीक है, और साथियों गोल्फ की शुरुआत कहाँ हुई थी? अभी अभी हमने जिक्र किया था, स्टॉक लिख दिया, सॉरी। गोल्फ की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे वॉकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इन्होंने उपरोक्त कथन की अगर बात करें, यह जो स्टेटमेंट है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 में लखनऊ में दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन के दौरान। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन आवड़ी में UN ढेबर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 25, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सबसे प्रमुख कारण क्या है? देखिए कई कारण हैं, तो जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। वैसे साथियों कृषि पर कम जनभार, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, यह भी इसका कारण है। अगर आप कम कमाइएगा तो बेरोजगारी तो होगी है ना, कम कमाने वाले होंगे, लेकिन कम कमाने से साथियों इनकम पर असर पड़ेगा। ठीक है ना, कम कमाने पर आय पर गरीबी होगा, है ना, गरीबी होगा। यहाँ पे आपको बेरोजगारी पूछ रहा है। गरीबी और बेरोजगारी का आपस में संबंध है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर साथियों जनसंख्या में वृद्धि है तो क्या है? बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, कम कमाना अलग बात है, यानी कि गरीबी अलग बात है, लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है वह बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 26, अगर आपसे यह पूछे कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बना है, तो भारत बन गया है। सबसे पहले स्थान पर चाइना था, उसको पीछे छोड़ते हुए भारत जो है जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है। प्रश्न संख्या 26, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी कि टोकन करेंसी किसने लागू की थी? तो यह व्यवस्था लागू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा का सिक्का चलाया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह भी हुआ था और सबसे विवादित एवं विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। प्रश्न संख्या 27, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो यह नीति सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था में उसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम जो है वह निर्धारित कर दिया गया था। मलिक याकूब और मलिक काबिल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया था। अलाउद्दीन के समय सबसे भीषण मंगोल आक्रमण हुआ करता था, यानी कि हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक है जिसके द्वारा या जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया गया था। धर्म अलग है भाई, धर्म का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। यह किया गया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। डायरेक्टली प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? यानी कि किस निवास स्थान पर अधिकाधिक टोडा जनजाति जो है वह निवास करते हैं? तो साथियों नीलगिरी की पहाड़ी जो है वह टेडा या कहें या टोडा, तो मेनली तो इसको टोडा कहा जाता है, टेडा नहीं होता है। टोडा जनजाति का यह मूल निवास स्थान होता है। नीलगिरी की पहाड़ी आपसे पूछा गया कि कहाँ पे है, तो यह साथियों तमिलनाडु में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पड़ेगा दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है, दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रश्न संख्या 29, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो साथियों अकबर का जो शासनकाल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया था। बदायूं आदि ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 30, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो साथियों बिहार के संदर्भ में यह प्रश्न है, पूछा गया है कि इसकी जो जनसंख्या है उसका कुल कितना प्रतिशत भाग जो है, जो जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है। तो साथियों टोटल जो है वह 77% जनसंख्या जो है वह कृषि पे डिपेंडेंट है, कृषि आधारित जो है उस पर उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 में। इसी के द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति लिए अध्यादेश जारी कर सकता था, जो 6 माह के लिए क्या होता था? 6 मंथ के लिए वैध होता था। प्रश्न संख्या 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो यह चार्टर जो है प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही आंसर बनेगा। 31 दिसंबर की अगर बात करें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए, ठीक है ना, 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। शुरुआती में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार हुआ करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ थे। प्रश्न संख्या 33, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार साथियों 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, यह व्यवस्था प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और यह किया गया था 23 मार्च 1793 को। कहाँ पे किया गया था साथियों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का अगर जनक की बात करेंगे
तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक जो थे परमानेंट सेटलमेंट के, वह जनक हुआ करते थे जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर जो है इसके जनक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संपूर्ण प्रक्षेत्र आता था। भारत का प्रथम वायसराय की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 36। सती प्रथा का किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी। सती प्रथा को समाप्त पूछा गया है, वह किसके अंतर्गत किया गया था। तो इसका अंत बंगाल अधिनियम 17वीं के अंतर्गत। ठीक है, 17वीं के अंतर्गत। देखिए यहाँ 10 है, 5 15 है और 2 17 है। तो यह बंगाल अधिनियम 17वीं या 17वीं बंगाल अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया था सती प्रथा को। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख आपको साक्ष्य या प्रमाण देखने को मिलता है। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 37। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर आदि, यानी कि ट्रांसफर है यहाँ पे, ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। देखिए प्रश्न को एक बार आराम से पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक होगा तो दिक्कत होगा। पूछा गया कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लॉन्च करके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तो यह था साथियों NVS-01, ऑप्शन बी। मई 2030 में इसरो के द्वारा NVS-01 नामक जो है वह नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उसे स्थापित किया गया था। तारामंडल का पहला उपग्रह जो है वह IRNSS-1A, जिसे 1 जुलाई 2030 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 38। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है। देखिए इसमें से साथियों संविधानेतर यानी कि संविधान के अंतर्गत जो पूछा गया है वह कौन सी संस्था है। तो यह हो जाएगी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करेंगे तो वह राजनीतिक जीवन का जो उनका प्रारंभिक चरण था उसके दौरान वह जो थे एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक हुए थे, जिसमें लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल बाल और पाल, ठीक है। लाल आपको लाला लाजपत राय को बताता है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, पाल हो गया। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो गए, पाल जो है बिपिन चंद्र पाल हो गए। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है बिपिन चंद्र पाल। शुरू में क्या हुआ करते थे, उदारवादी नेता हुआ करते थे। बाद में यह गरम दल के जो त्रिरत्न है, तीन मूल जो है उनमें यह शामिल हो गए थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको गरम दल के जो है सर्वप्रमुख नेताओं में गिना जाता है। लाल बाल पाल क्रमशः पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो साथियों पंजाब से हैं। बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से है और बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल के क्षेत्र से था। अखिल भारतीय स्तर के प्रथम नेता बाल गंगाधर तिलक को माना गया है। प्रश्न संख्या 40। सितंबर 2030 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मान आर रवि कन्नन को दिया गया था, जिन्हें कौन सा मिला था 2030 में 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार या रमन मैगसेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 41। 95 यानी कि 95th अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2030 जीता है। तो यह जीता गया है द एलिफेंट विस्पर्स के द्वारा, ठीक है, एलिफेंट
और विस्पर्स ने 95 अकादमी पुरस्कारों में शॉर्ट मूवी में यानी कि शॉर्ट फिल्म में लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर का 2023 पुरस्कार जीता है। 95 ऑस्कर अवार्ड में एस राजामौली की फिल्म RRR, जिसे RRR कहते हैं, इसके गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला था। भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर का पुरस्कार जीता। प्रश्न संख्या 42, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आप सभी जानते हैं SN बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, SN बनर्जी, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह आपको 1876 में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनना है। अब इसमें से किस देश का करेंसी जो है वह सुमेलित नहीं है, गलत तरीके से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे मॉरिशस की, तो मॉरिशस में रुपया वहाँ पे चलता है, ताइवान में डॉलर, इटली में यूरो, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में यूरो। तो ग्रेट ब्रिटेन में साथियों पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड चलता है। अमेरिका में अमेरिकी डॉलर चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 44, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता था? तो 2023 के संदर्भ में भुवनेश्वर के द्वारा पूछा गया, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराया था? तो यह हराया था लेबनान को, और यह हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल का टूर्नामेंट जीता था। सितंबर 2023 को भूटान के थिम्पू में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय अंडर 16 कैटेगरी का जो फुटबॉल टीम था उसके द्वारा बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, एतमा-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यह जो है वो उनका संबंध है जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर से उनका संबंध थे। एतमा-उद-दौला का मकबरा जो है वह जहांगीर के शासनकाल में या जहांगीर के कार्यकाल में बनवाया गया था। एतमा-उद-दौला नूरजहाँ के पिता को दी गई उपाधि है, यानी कि नूरजहाँ के पिता को एतमा-उद-दौला के उपाधि से विभूषित किया गया था। नूरजहाँ ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद एतमा-उद-दौला का मकबरा यहाँ पे बनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को M.S. स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड इस पुस्तक का शीर्षक है जिसे M.S. स्वामीनाथन ने लिखा है। प्रश्न संख्या 47, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? उनका संबंध जो है वह आपका पाटलिपुत्र से है, जो कि क्या थे? भारत के महान ज्योतिषाचार्य थे, आर्यभट्ट हैं। उनका जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके द्वारा आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी गई थी जिनमें सूर्य सिद्धांतिका का वर्णन किया गया था। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। और पाई की अगर मान करें, पाई का मान वह भी साथियों जिसको हम लोग क्या जानते हैं 22/7 जो है वह पाई का मान आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। साथियों आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो साथियों हिटलर की अगर बात करेंगे तो हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था पोलैंड पर। ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1939 से कब चला था? 45 तक चला था। ठीक है, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 49, अगस्त 2023 में
लावारिस जमा का पता लगाने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा उसका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करेंगे साथियों, तो यह जो है 2023 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए या निपटने हेतु विवाद से विश्वास योजना भी शुरू किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अगर बात करेंगे साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की, तो यह आरबीआई की सबसे बड़ी जो है वह सहायक है, यानी कि इसको आरबीआई की बहन भी कहा जाता है। यानी कि अगर जहाँ पे आरबीआई नहीं है साथियों आरबीआई की, तो इसके रूप में आरबीआई के शाखा के रूप में, ठीक है, यह एसबीआई काम करता है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी सरकारी उपक्रम है आपका आरबीआई बैंक, सबसे बड़ा बैंक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? आप इसे याद भी रख सकते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है ml⁻²⁴ और t⁻−3। इसे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? बॉयल के नियम का सूत्र है v जो है साथियों, यहाँ पे v/1/p आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थिर ताप पर गैस का जो नियत मात्रा है उसके आयतन का, उसके दबाव का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, रिवर्स प्रोपोर्शनल, याद रखेंगे, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यह साथियों रिवर्स प्रोपोर्शनल को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो साथियों जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर जो है वह स्वच्छ या सौम्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। सड़क लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो ग्राम के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो साथियों तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा 4%। देखिए ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई, इसे आपको फाइंड करना होगा, निकालना होगा। प्रश्न संख्या 55 चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर जो है वो एमआरआई जो स्कैनिंग होता है, जिससे साथियों शरीर के अंगों का चित्र उसके द्वारा एमआरआई स्कैन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। चिकित्सीय व्यवस्था में इसका यूज किया जाता है एमआरआई स्कैन का। इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्स किरणें का भी उपयोग होता है, आप जानते होंगे। देखिए एमआरआई मैग्नेटिक, इसका पूर्ण रूप हम बताते हैं, मैग्नेटिक, शायद अगर गलत होगा तो आप बताएंगे, रिजोनेंस इमेजिंग ऐसे करके होता है, पूरा आगे होगा इमेजिंग या इमेज, है ना, ऐसे होता होगा, इमेज या इमेजिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो है वह केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की तरफ, यानी कि ये जो सेंटर है इसके तरफ और इस त्रिज्या के अनुदिश जो है वह अभिकेंद्रीय बल। साथियों अब देखते होंगे मौत का कुआं, तो यहाँ पे सेंटर है, तो इसके चारों तरफ यहाँ गोल गोल घूमते रहता है ना, तो इसमें साथियों अभिकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सही कथन छांटिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो डायरेक्टली हम आंसर पे चलते हैं। चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल में क्या होता है, चाल में केवल परिमाण होता है हैं, और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यह आपका ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास, यानी कि जब प्रक्षेप का वेग है उसको डबल कर दिया जाता है, 2 टाइम्स कर दिया जाता है, तो क्या होता है, उसका अधिकतम परास जो है साथियों वह जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV उसको देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो साथियों पोलियो की स्थिति में ट्राईवैलेंट के स्थान पर जो है वह बाईवैलेंट ORV उसको दिया जाएगा, और यह निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। पोलियो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला संक्रमण होता है जो कि क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 60, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यह नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के उपकोषों को भरने का, ठीक है, उसको फुल करने का जो उसका क्रम का नियंत्रण होता है, इसके सीक्वेंस का कंट्रोलिंग होता है, वह ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भरते हैं, और उसके बाद उसका जोड़ना है, जो जोड़ा जाना होता है उसका बनना प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 61, क्षैतिज जो वृत्त होता है सर्कल, उसके नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्या चीज़ साथियों, गतिज ऊर्जा। क्षैतिज जो वृत्त होता है उसके नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत गतिज ऊर्जा जो है वह साथियों क्या होता है, नियत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उनकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत कह रहा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के द्वारा बना एक अणु है। ठीक है, ओजोन क्या होता है साथियों, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु के द्वारा बनता है, और यहाँ पे 2 कह रहा है, तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के द्वारा जो है वह ओजोन जो है उसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए गलत होगा और वही हमारा सही आंसर बनेगा। अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है, फिलहाल पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। तो यह सही है, बिल्कुल उत्तरदायी होता है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। बिल्कुल करता है साथियों, यह भी सही है। ओजोन एक घातक विष होता है। देखिए, एक घातक विष नहीं कह सकते साथियों, ओजोन का तो एक लेयर होता है ना, लेकिन यह ओजोन साथियों देखिए बात को समझिएगा, ओजोन लेयर अलग होता है। ठीक है, यह ऊपर में रहता है, और ये गैस जो है साथियों, तो यह तो साथियों बिल्कुल हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर कोई भी चीज़ हार्मफुल है तो वह तो विष होगा ही होगा। तो यह भी सही है। गलत का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो साथियों CH3OH जो है वह आपका मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 64, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो साथियों इसमें कार्बन की जो संयोजकता है वह 3 है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65, गुर्दे में यानी कि जो होता है आपका किडनी, उसमें उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां यह संचित किया जाता है या संचित होता है। तो यह साथियों कहाँ होता है, मूत्रवाहिनी में। गुर्दा में जो उत्पन्न मूत्र होता है वह मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 66, किस तत्व को रसायन विज्ञान में
आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो यह साथियों है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है और साथियों इसे इस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस को ही भरा जाता है। प्रश्न संख्या 67, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो यह बराबर होता है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। ठीक है, तुल्यांक भार और इन संयोजकता के जो गुणज है उसके बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणु भार जो होता है वह तुल्यांत्मक भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 68, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम जो होता है साथियों, जिसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है, अवरक्त तरंगे, वह साथियों कहाँ पे स्थित होता है? वह स्थित होता है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के मध्य। ठीक है, अवरक्त तरंगे याद रखेंगे, अवरक्त स्पेक्ट्रम तरंगे जो है वह स्थित होता है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के मध्य। प्रश्न संख्या 69, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? साधारण श्वसन दर जो है वह 1 मिनट में 15 से 18 बार, एक नॉर्मल मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य जो है वह 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वह श्वसन लेता है। श्वसन छोड़ने और निकलने का क्रम की बात कह रहा है। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर बात करेंगे कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि सामान्य नाड़ी यानी कि जो आपका वेन है ना, वह 1 मिनट में 72 बार जो है ब्लिंक करता है और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार ही धड़कता है। भ्रूण अवस्था में यानी कि शुरुआती अवस्था में शिशु का हृदय जो है वह 130 बार धड़कता है, इतनी स्पीड होती है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज जलता है। प्रश्न संख्या 70, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्रवन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रवन होता है और यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है। एसटीएच जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, इसके अधिक स्रवन से भीमकाय, एक्रोमोलॉजी एवं कम श्रावण में बौनापन, यानी ज़्यादा बढ़ेगा तो शरीर भीमकाय हो जाएगा और एसटीएच हार्मोन कम बनेगा तो बौनापन हो जाता है। प्रश्न संख्या 71, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा आपका सही है? देखिए ऑप्शन बी में अगर बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल का जलवायवीय परिवर्तन में इसका जो है युग्म जो है वह सही सुमेलित किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की छीन करने वाला पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लैंगर-हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रवन करते हैं स्थिर होते हैं, वह कहाँ स्थिर होते हैं? तो वह साथियों अग्नाशय में स्थित होते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, यह पूछा गया हुआ प्रश्न है साथियों। लैंगर-हैंस के जो द्वीप जो है वह इंसुलिन का स्रवन करते हैं। ठीक है, यही इंसुलिन का कमी हो जाता है तो क्या होता है? डायबिटीज़ होता है, तो इंसुलिन चढ़ाना पड़ता है। तो इंसुलिन का स्रवन करते हैं और यह स्थित होते हैं कहाँ पे? अग्नाशय में स्थित होता है। इंसुलिन लैंगर-हैंस द्वीप के बीटा कोशिका के द्वारा, यह बीटा कोशिका के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, बीटा कोशिका के द्वारा, आप ऐसा स्रावित भी कह सकते हैं, बीटा कोशिका के द्वारा यह स्रावित होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वह क्या बनेगा? डायबिटीज़ का कारण बनेगा, डायबिटीज़ उसी को कहा जाता है। और लैंगर-हैंस की जो दीपिका होती है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका होगा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यह इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा दिया जाना चाहिए? तो उसको जो है नवजात शिशु को 6 महीना के अंदर बीसीजी का टीका जो है वह देना अनिवार्य है, जिसको बैसिलस क्लामिड ग्यूरिन के नाम से जानते हैं। बीसीजी का यह
पूर्ण रूप होता है। यह टीबी के लिए क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक क्रियाशील सबसे ज़्यादा एक्टिव हैलोजन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वह हैलोजन है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 76 साथियों, 76 नंबर प्रश्न से लेके हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों को कहाँ तक करना है, प्रश्न संख्या 150 तक करना है। तो इन प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में साथियों डिस्कस करेंगे। अभी तक आप सभी लोगों का इस चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। साथियों, अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों का चैनल पर जुड़ने के लिए और साथियों वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।